नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। आज हम चर्चा करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर कि इस बार अब यात्रियों में पहले जैसा उत्साह है या पहले से कुछ कम हुआ है। पहलगांव की आतंकी घटना ने इस पर कितना प्रभाव डाला है, आगे क्या क्या संभावना है, सभी को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनंत जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम नमस्कार। में। तो पहलगांव घटना के बाद इस बार जो अमरनाथ यात्रा है उस पर इसका कितना प्रभाव देखा जा रहा है? देखिए, हर बार जब भी यात्रा शुरू होती है, जी। इसी महीने में शुरू होती है। कल से यात्रा शुरू हो रही है 3 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलेगी। जी। 38 दिन की ये यात्रा होती है और 2 जगह से ये यात्रा शुरू होती है, एक पहलगांव से और एक बालटाल से। पहलगांव का जो लंबाई है, दूरी है, वो 48 किलोमीटर की है। पहलगांव के रूट से जो जाते हैं यात्री, वो 48 किलोमीटर उनको चलना पड़ता है जी। और बालटाल से जाते हैं, वहाँ सिर्फ 14 किलोमीटर है। जी। लेकिन 48 किलोमीटर 14 किलोमीटर का ये अंतर, 48 किलोमीटर सीधी चढ़ाई है, उसमें व्यवधान कम है। लेकिन जो 14 किलोमीटर वाली है, ये बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें सीधी चढ़ाई है और ये थोड़ी सी दुर्गम मानी जाती है। तो पहली वाली जो यात्रा है उसमें 5 दिन लगते हैं, 4 से 5 दिन, और इसमें 2 से 3 दिन लगते हैं, जो 14 किलोमीटर की है। आपने जो सवाल किया कि पहलगांव की जो घटना हुई 22 अप्रैल को, क्या उसके बाद यात्रा में, यात्रियों में, देश में जो आस्था के नाम पर लोग जाते हैं अपनी श्रद्धा लेकर, क्या उसमें कमी आई है? अगर अभी तक के हम आंकड़े देखें तो पिछली बार जैसे 5,10,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था यात्रा के लिए, और इस बार अभी तक 2 दिन पहले तक लगभग 3.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो अभी ये प्रक्रिया जारी है और ये नहीं कह सकते कि आस्था में कमी आई है या पहलगांव घटना से लोग डरे हैं। क्योंकि कश्मीर में आप ये देखिए कि पिछले 80 के दशक के बाद से कश्मीर अशांत रहा है। रह रहे कि वहाँ कभी उरी घटना होती है, कभी विस्फोट होते हैं, कभी सैन्य बलों को निशाना बनाया जाता है, कभी टूरिस्ट को निशाना बनाया जाता है। और ये पहला मौका था कि जब टूरिस्ट को इतने सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। मतलब छुटपुट हमले होते थे, एक आध किसी ने मार दिया संगठन ने, लेकिन जो पाकिस्तान में बैठ के आतंककारियों ने, जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों ने, लश्कर तैयबा है और भी छोटे छोटे कई संगठन निकल आए हैं, उन्होंने जो पहलगांव की घटना की, निश्चित रूप से थोड़े दिन उसका असर रहा, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। लेकिन 10-15 दिन की जो घटना हुई, उसके बाद से श्रीनगर, पहलगांव फिर से आबाद हो गया। तो अब ये जो कल से यात्रा शुरू हो रही है, ऐसा मौसम है, उसके बावजूद अगर 3.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो हम ये नहीं मान सकते कि आस्था में भी कमी आई है। और जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं अभी, और यात्रा अपने उसी स्वरूप में चलेगी जो जिसकी धारणा है, जो इसकी मान्यता है, जो इसका स्वरूप है, उसी स्वरूप में ये यात्रा शुरू होगी और अंत तक आते आते ये अपने चरम पे पहुंचेगी। अच्छा, इसको अगर 2 चरणों में देखें, एक देखें कि पहलगांव की घटना से पहले की अमरनाथ यात्रा और अब पहलगांव की घटना के बाद अब ये पहली अमरनाथ यात्रा है। इन दोनों में क्या कुछ नया बदलाव दिख रहा है या पहले के जैसे ही सब कुछ है? देखिए, जो हम कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, तो जो भी सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां हैं, उनका मानना है कि 40,000 लोगों को वहां तैनात किया गया है। लगभग 40,000 लोग रहेंगे। तो आप ये मान के चलिए, अगर 4 लाख लोग जाते हैं तो हर 10 लोगों पर एक सुरक्षा करनी। और वो जो 4 लाख लोग जाते हैं, वो 15 दिन नहीं चलते, वो 5 दिन के लिए चलते हैं। तो 5 दिन के लिए 40,000, 10,000 लोग अगर एक दिन में जा रहे हैं, तो उन पर 40,000 सुरक्षा के जवान तैनात हैं। सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है कि कई बार होता है कि दिल्ली से कोई जा रहा है, जयपुर से जा रहा है या अहमदाबाद से जा रहा है, वो अपने निजी गाड़ियां लेके चले जाते हैं। तो निजी गाड़ियों से क्या वहाँ इतना रेला हो जाता है। अगर एक दिन में 15,000 यात्री रवाना हो रहे हैं, माना बालटाल से और पहलगांव से, और सारे लोग अगर अपनी गाड़ियां लेके निजी गाड़ियों से पहुंच गए, तो कितनी ट्रैफिक व्यवस्था हो जाती है, जाम हो जाता है। और ऐसे में सुरक्षा जो में लगे हुए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जवान हैं, उनके लिए भी दिक्कत होती है। तो प्रशासन ने और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों ने आग्रह किया है कि जो सार्वजनिक वाहन है, मान लीजिए कि 20 बसें जा रही हैं यात्रा के लिए, जम्मू से रवाना हुई और पहलगांव तक जा रही हैं, तो 20 बसों की सुरक्षा करना है
और अगर आप सीधे जम्मू से और पहलगांव जा रहे हो या बालटाल जा रहे हो अपनी अपनी गाड़ियां लेके, तो उसमें दिक्कत आती है। तो ये जो प्रशासन जो व्यवस्था करता है, ये यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए करता है। तो यात्री और श्रद्धालुओं को भी इसमें अपनी तरफ से योगदान देना चाहिए। और जो असुविधाएं पिछली यात्राओं में रही हैं, वो असुविधाएं नहीं हो, इसका प्रशासन समय समय पर इंतजाम करता है और उसकी सिक्योरिटी को रिव्यू भी करता है। इस बार एक बड़ा कुछ परिवर्तन देखा गया, आतंकवादी घटनाओं में एक नया पैटर्न बदला। पहले आतंकियों ने सीधा सीधा ऐसे जो टूरिस्ट हैं उनको टारगेट नहीं किया था जम्मू कश्मीर में। अब इस बार जिस ढंग से टूरिस्ट को भी टारगेट किया, तो क्या पहले से ज्यादा अब ये यात्रा खतरनाक हो गई है और साथ ही सरकार के सामने भी चुनौतियां बड़ी हो गई हैं अब सुरक्षा को लेकर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो पहले होती थी, हर बार होती थी, हर बार सुरक्षा की व्यवस्था होती थी। और 3-4 बार ऐसी मौके आए हैं कि जब आतंककारियों ने अमरनाथ यात्रा में जा रहे श्रद्धालुओं को भी निशाना बनाया। लेकिन आपने जो सवाल किया कि क्या पहलगांव घटना के बाद ये इस बार चुनौती बड़ी है, बड़ी है। श्रद्धालुओं के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, मैं कहूँगा निश्चित रूप से। पहलगांव की जो घटना हुई या उससे पहले जो भी आतंककारी घटनाएं होती थी, उसमें या तो आतंककारी मुठभेड़ में मार दिए जाते थे या उनका पता नहीं चलता था। उदाहरण के लिए पहलगांव जो 22 अप्रैल हुआ, उसके बाद से वो जो 3 आतंककारी थे कि 4 थे, वो आज तक उनका पता नहीं चला। 2.5 महीने के अंदर पूरा प्रशासन और वो सब लगे रहे, लेकिन इनपुट मिले, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। इस बार जो 22 अप्रैल की जो घटना हुई, उसके बाद जो भारत सरकार ने पाकिस्तान स्थित जो आतंककारी ठिकानों पे हमले किए, ये पहली बार देखने में आया है कि अगर भारत सरकार का मानना है कि हमारे यहाँ कोई टूरिस्ट पे या किसी पे हमला होता है आतंककारियों की तरफ से और हमको लगता है कि ये पाक का इसमें हाथ है, तो हम सीधे पाकिस्तान को दोषी मानेंगे और उसको वॉर की स्थिति मानेंगे। तो जो भारत ने 7, 8, 9, 10 मई को जो ठिकानों पे हमले किए, वो वहां के जो आतंककारी संगठन है उनकी एक तरह से रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। बड़े बड़े उनके जो सरगना थे, हाफिज सईद हो या और अजहर महमूद हो, उनके कई रिश्तेदार मारे गए। और टॉप लेवल के जिसको कहते हैं ना, वो कई आतंककारी जो संगठन में सक्रिय थे, जो हमलों को अंजाम देते थे, जो मास्टरमाइंड माने जाते थे, उनको भारत सरकार ने निशाना बनाया। कुछ तस्वीरें जो पाकिस्तान से आई, जो मारे गए लोग, उनके जनाजे में वहाँ के सेना प्रमुख और बड़े बड़े लोग ये भी शामिल हुए। इसका मतलब काफी बड़े बड़े जो उनके लोग हैं वहाँ जो प्रभाव रखते हैं, उनकी मौत उसमें हुई है। नहीं, ये जो भारत सरकार है समय समय पे ये आरोप लगाती रही है, सबूत भी देती रही है कि पाकिस्तान में जो ISI है, मिलिट्री जो है, सेना जो है, वो और आतंककारी संगठन एक है। वो कहने के लिए अलग है, लेकिन दोनों एक मिलके काम करते हैं। और पाकिस्तान जब भारत को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता, तो छद्म युद्ध जिसको कहते हैं ना, प्रॉक्सी वॉर, कि वो आतंककारियों को भेजता है, उनको फाइनेंशियली मदद करता है, उनको हथियार मुहैया कराता है। तो ये उन आतंककारी संगठनों के जो आका अभी जिंदा है, उनके लिए भी चुनौती है कि जो उनको मार खानी पड़ी है पहलगाम हमले के बाद, तो निश्चित रूप से वो भी ऐसी जो यात्रा होती है जिसमें 3, 3.5, 4 लाख लोग, 5 लाख लोग भाग लेते हैं और देश के कोने कोने से आते हैं, तो उनके लिए भी ये एक अवसर होगा, उनके लिए जो वो सोचते हैं, जिस तरह से करते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने जो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, वो इतने पुख्ता है कि जो अतीत में जो घटनाएं हुई हैं, उनसे सरकार ने, प्रशासन ने और सुरक्षा बलों ने सबक लिया है कि किस तरह आतंककारियों ने घुस के उसमें मारा। इसमें एक दूसरा पहलू ये भी आता है कि पहलगांव घटना के बाद जो आई कि जो लोकल लोग हैं वहाँ पे, वो चाहे टूरिस्ट से जुड़े लोग हैं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, ये स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद आतंककारी संगठनों को मिलती है। उनके सहयोग से वो लोकल में इनपुट जानकारी देते हैं कि यहाँ यात्रा है, आज इतने लोग रुके हुए हैं, इतने सुरक्षा बल है। तो हमारे लिए आतंककारी संगठनों से मुकाबला करना तो चुनौती है, उनसे अपने श्रद्धालुओं को बचाना तो एक चुनौती है, लेकिन जो वहाँ बैठे हुए लोकल हैं, वो सारे लोग नहीं है, लेकिन 100 में से अगर 2 या 3 लोग भी होते हैं, तो वो जो माहौल उससे खराब होता है। तो निश्चित रूप से ये आतंकवाद का जो एक डर है, खौफ है, और आस्था का जो जन सैलाब है, उसके बीच एक ये देखने का होगा कि आतंककारी क्या इस जो पहलगांव घटना हुई और उनको जो भारत ने दंश दिया है, क्या उसके बावजूद भी कुछ हौसला दिखाते हैं?
अच्छा, इस पूरी घटना के बाद मैं 4 तरह के इसमें पक्ष देखता हूँ। एक पक्ष है आतंकवादियों का, जो वापस अपनी खोई हुई ताकत हासिल करने की कोशिश करेंगे कि वो दोबारा से ऐसा हमला कर सकते हैं। दूसरा पक्ष है भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसी, जो सुरक्षा को पूरी तरह से मजबूत रखना चाहेंगे। तीसरा पक्ष है कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं और चौथा पक्ष बाकी देश के जो लोग जहाँ से श्रद्धालु जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चारों के लिए इस बार चुनौती है। हर कोई अपनी-अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई एक तरह से लड़ रहा है। नहीं बिल्कुल जैसे कि यहाँ के जो श्रद्धालु हैं भारत के, जो वहाँ जाते हैं, वो भी इस बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी घटनाओं से डरने वाले नहीं हैं, देश के जज़्बे में कोई कमी नहीं आई है और हम वैसे ही ज़ोर-शोर से जाएँगे। जैसे कि अभी तक 3.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा भी चुके हैं और जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, आप कह रहे हैं ये आंकड़ा लगभग उतना ही पहुँच भी जाएगा। आप चारों का क्या-क्या पक्ष है? आपने जो 4 पक्ष की बात की तो मैं चौथे पक्ष से शुरुआत करता हूँ जी। कि जो श्रद्धालु हुँ, और बहुत से बार ऐसा देखा जाता है कि कोई घटना होती है तो डर लगता है कि ये पता नहीं क्या होगा। हुँ, एक डर होता है कि नहीं अपन नहीं जाते हैं, भगवान तो सब जगह है, हम यहीं से दर्शन कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप देखो कि जब कश्मीर में पहलगांव यात्रा, पहलगांव से जो शुरू होती है अमरनाथ यात्रा, 2000 में भी यहाँ आतंककारी हमला हुआ, हुँ, 2001 में भी आतंककारी हमला हुआ, 2000 में 32 लोगों की जान गई, 60-62 लोग घायल हुए, अंधाधुंध फायरिंग की। उसके बाद 2001 में 13 लोग मारे गए, आतंकारी जो हमला हुआ श्रद्धालुओं पे। और फिर 2002 में फिर आतंककारियों ने हमला किया, 9 लोग मारे गए, 13 लोग घायल हो गए। उसके बावजूद जो 2003 की यात्रा हुई उसमें उत्साह में न कमी थी, न श्रद्धालुओं के कोई सैलाब में कमी थी। ये नहीं था कि हम डर गए। आप एक चीज ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ जो 100 में से 95 लोग मानते हैं कि जो किस्मत में लिखा है सब ऊपर वाले ने लिखा है। बिल्कुल। अगर हमको मरना है तो घर बैठे भी मर जाएंगे। उदाहरण है अभी जो अहमदाबाद से लंदन के लिए प्लेन उड़ा था, जी। उसमें 239 लोग थे, हुँ, एक यात्री बच गया, 238 मर गए। जी। स्वाभाविक है कि इतना बड़ा विस्फोट हुआ, उसमें कोई बचना नामुमकिन था। लेकिन उसके पड़ोस में मेडिकल हॉस्टल की में खाना खा रहे मेडिकल स्टूडेंट भी मारे गए, तो वो तो हवाई जहाज में नहीं थे, उनका मरना वहां पे लिखा हुआ था। हाँ, मतलब यहाँ के लोगों के जैसे जो अपने में एक विश्वास धारणा है हाँ, तो नहीं, ये इससे बोले आतंककारी घटना से, तो आतंककारी घटना किसी भी शहर में हो सकती है। हमने मुंबई में धमाके देते हैं, जयपुर में देखे हैं, बंगलौर में देखे हैं, दिल्ली में देखे हैं, बहुत धमाके और निर्दोष लोग मारे गए जो ना यात्रा पे जा रहे थे ना हवाई जहाज में जा रहे थे। तो ये जो घटनाएं है ना, ये हमारी जो आस्था है, हमारी जो धार्मिक एक मनोकामना कि वहाँ जो शिव की आराधना करने या उनके साक्षात दर्शन करने जाते हैं अमरनाथ में, तो वो पहले भी नहीं रोक पाया। और अभी रिसेंट जो था 2002 के बाद में 2017 में एक घटना होती जिसमें श्रद्धालु जा रहे थे और एक आतंककारियों के समूह ने, उसमें 7-8 गुजराती लोग थे, वो मारे गए। जी। 8 लोग मारे गए, उसमें 7 महिलाएं थी। लेकिन अगली बार जब फिर यात्रा हुई 2018 में, तो गुजरात से जितने लोग आते थे उससे ज्यादा लोग आए। तो ये घटनाएं ये प्रदर्शित करती है कि भारतीय लोग शांति में भले विश्वास रखते हों, लेकिन इस तरह की जो अहिंसक घटनाएं होती हैं उससे वो ना अपना धैर्य खोते हैं और ना उससे वो असुरक्षित होते हैं। उनका मानना है कि भगवान ने बुलाया है हमको। कितने लोग अमरनाथ की यात्रा कर पाते हैं? उल्टा एक पक्ष ये भी है, बहुत सारे लोग ये सोच के भी जाते हैं कि अगर हमें मरना है और वहीं जाके हमारी मौत लिखी है, शिव के द्वार हाँ पे जाके, बिल्कुल। तो ये और अच्छी बात है। उनको एक तरह से एक पक्ष उनका ये भी है कि यहाँ घर में बैठ के मरने से अच्छा है कि हम वहाँ जाके मरें। नहीं, एक पक्ष लोगों का ये भी है। बिल्कुल। जैसे बनारस की है, बनारस में आप जाओगे तो 70-75 साल के हजारों लोग वो अपना घर बार छोड़ के और बनारस में रहते हैं, धर्मशालाओं में कमरे लेके। ये अंतिम पड़ाव उनका मानना है कि हमारे अगर सांस निकले, हमारे प्राण निकले, तो इस काशी की धरती पे निकले, क्योंकि हमने जो जीवन में देखना था देख लिया। लेकिन अमरनाथ यात्राएं, यहाँ युवा भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, उनमें कोई ना डर है ना भय है, और बल्कि एक होड़ रहती है कि भाई मैं भी अगर अमरनाथ जाके आऊं, दर्शन करूं। तो सवाल, और आप, ये तो चौथा पक्ष था। एक पक्ष जो आता है सरकार का। जी। सरकार ने हमेशा, कोई भी सरकार रही हो देश में, जो भी धार्मिक यात्राएं हैं, चाहे वो जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, चाहे अमरनाथ की यात्रा निकलती है, चाहे वैष्णो देवी लोग जाते हैं, उनकी सुरक्षा के सभी इंतजाम करते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक होने के बावजूद
जो सुरक्षा निर्देश यात्रियों को दिए जाते हैं या श्रद्धालुओं को दिए जाते हैं। मसलन यात्रा चल रही है तो आप इतनी इस रोड में चलेंगे, बिल्कुल जिस जगह पड़ाव है आप वहीं रुकेंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। लेकिन अगर श्रद्धालु ये देख लेते हैं कि जिंदगी में हम पहली और आखिरी बार आए हैं यहाँ पे, तो यार वहाँ का नज़ारा भी देख लें। इस तरह की भी घटनाएं हुई हैं। एक बार जो घटना हुई है उसमें जहां उनको ठहराया गया था उससे वो दूसरी जगह चले गए और आतंककारी इसी फिराक में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसे जो अवसर हैं, बड़े धार्मिक आयोजन है, वो दिखाने की, अपनी जताने की कोशिश करते हैं कि हम अभी जिंदा हैं, हम पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। एक मेरा सवाल ये था कि जो कश्मीर के लोकल लोग हैं उनके सामने भी इस बार चुनौती है। जब पहलगाम की घटना हुई तो बाकी जो लोग हैं, पूरे देश के जो लोग हैं, उनका विश्वास कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं उनसे थोड़ा सा डगमगाया कि इन्होंने भी कुछ उनको मदद की, स्थानीय लोगों ने। क्या इस बार उनके सामने भी चुनौती है अपना खोया हुआ विश्वास वापस हासिल करने की और कश्मीर में जो पर्यटन है उसको फिर से विकसित करने की? नहीं, बिल्कुल जैसे एक कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सारी मछलियां अच्छी नहीं, कि एक मछली अगर खराब है तो धारणा क्या बन जाती है। अगर पहलगाम घटना के जो सबूत मिल रहे हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों ने जांच में पाया है कि वहाँ कुछ स्थानीय लोग जो टूरिस्ट व्यवसाय से जुड़े हैं वो आतंककारी संगठनों को उन्होंने मदद की है, वरना इतनी बड़ी घटना होने के बाद आधा घंटे में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई और वो लोग निकल गए या वहीं कहीं छुपे हुए हैं। तो ये कश्मीर के लोगों पे भी निर्भर करता है और कश्मीर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। श्रद्धालुओं और सुरक्षा बलों से ज्यादा चुनौती उनके लिए है कि जो उन पर प्रश्न चिन्ह लगा है। एक तो विश्वास पर प्रश्न चिन्ह, दूसरा उनके रोजगार पर भी प्रश्न। वो वही जो विश्वास पे प्रश्न चिन्ह लगा है वही रोजगार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अगर यात्रियों को ये लगता है कि वो पहलगांव जा रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं या और कहीं पर्यटन स्थल पे जा रहे हैं और वो सुरक्षित है, तो आप ये देखिए कि जो 80 के दशक में वहाँ आतंकवाद शुरू हुआ था, 90-80 से पहले जितनी शूटिंग देश में होती थी फिल्मों की, वहाँ 40-50% शूटिंग कश्मीर में होती थी। कि वहाँ जो वादियां हैं, वो जो हरियाली है, वहाँ जो झील है, वो और कहीं नहीं मिलती। लेकिन 80 के बाद जब ये आतंकवाद बड़ा चरम पे आया, 90 में कश्मीरियों को निकाला गया, तो वहाँ बिल्कुल शूटिंग रुक गई। और अभी पिछले 3-4 साल से, कोरोना के बाद से, वहाँ फिर से फिल्मों की शूटिंग हुई, तो वहाँ लोगों को रोजगार मिला, तो उनमें कॉन्फिडेंस आया। रोजगार सारे कश्मीर के बच्चों को आप देश के दूसरे हिस्सों में नहीं भेज सकते, और कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ आप बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं लगा सकते। तो पर्यटन जब वहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है, स्विट्जरलैंड क्यों है आज, 80 लाख का स्विट्जरलैंड है, पर्यटन के लिए, घड़ियों के लिए और अपने बैंक के लिए मशहूर है। ये मालदीव, जैसे कि समुद्र में मालदीव है, मॉरिशस है। इसी तरह कश्मीर जो बर्फीले पहाड़ और जो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, तो ये वहाँ के लोगों पे निर्भर करता है कि अगर उन्हें पता है कि ये 4 लोग या ये 4 परिवार आतंककारियों को सपोर्ट करते हैं, या सरकारी सेवा में जो लोग हैं उनमें से भी 1-2% लोग ऐसे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, बिल्कुल। तो वो लोकल लोगों पर निर्भर करता है कि उनको अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ऐसे लोगों को खुद छांटना होगा और वो सरकार को, प्रशासन को सूचित करें कि ये लोग हैं कि जो आतंककारियों की मदद करते हैं। और जिस दिन ऐसा हो गया, काठी के लोग अगर उठे हैं निश्चित रूप से। आप देखिए पहले पत्थरबाजी की कितनी घटनाएं होती थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक होती थी, उसका आह्वान होता था कि आज कश्मीर घाटी बंद, पूरी कश्मीर घाटी बंद हो जाती थी, आपको एक दुकान नहीं खुली मिलती। अब वो आज हुर्रियत खत्म, उसके कोई नेता आपको नजर नहीं आते। तो आज का जो युवा है वो इस चीज को समझ रहा है, लेकिन कुछ लोग जो लालच में आके किसी भी कारण से आतंककारियों की मदद करते हैं, अगर वो नहीं करे या लोकल लोग उनको प्रेशर करके उन पर दबाव डालकर उनसे अलग कर दें, तो निश्चित रूप से कोई भी आतंककारी हो, उनको लोकल सपोर्ट मिले बिना वो इतनी बड़ी वारदात नहीं कर सकेंगे। आगे आपको क्या लगता है कि अभी जैसे 3.5 लाख अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, क्या जैसे 2011 में सबसे ज्यादा लोग अमरनाथ यात्रा पे गए थे, तो क्या इस बार ये आंकड़ा उसको छू सकता है, या पुराना जो पिछले साल का 5.5 लाख के आसपास था, 5 लाख के कुछ नहीं, आस? बिल्कुल जो उत्साह है, जो खबरें आ रही हैं, जो रजिस्ट्रेशन जितने भी जगह केंद्र बनाए गए हैं उनमें लोगों की उत्सुकता और लोगों की जो कैरी जानने की, उसमें निश्चित रूप से ये संख्या पहुंचेगी। अभी भले ही वो आंकड़ा नहीं पहुंचा हो, लेकिन वो जब आखिरी में यात्रा खत्म हुई थी तब का आंकड़ा था, और ये यात्रा तो अभी कल से शुरू होगी। तो यात्रा भी काफी दिन चलेगी शायद। 38 दिन यात्रा चलती है, 3 जुलाई से होके और 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन तक चलेगी यात्रा। तो भारत के लोग धार्मिक जो व्यवहार करते हैं
वो कभी इस तरह की नहीं डरते। आप आतंककारी घटना छोड़िए, आज से 40-50 साल पहले जब बद्रीनाथ केदारनाथ लोग जाते थे जी। तो बुजुर्गों को माला पहनाई जाती थी, लगता था कि अभी पता नहीं वापस आएंगे कि आएंगे नहीं या आएंगे, बिल्कुल। क्योंकि यात्रा इतनी दुरूह थी, सड़कें नहीं थी, खाइयों में गाड़ियां बरस पलट जाती थी, लेकिन उसके बावजूद उस समय भी लोग जाते थे। आज यात्रा सुविधाजनक हो गई तो भी जाते हैं। अमरनाथ यात्रा में 4 बार हमले हुए, लेकिन उससे उसके उत्साह में कमी नहीं आई, बल्कि वो जो जज्बा है ये शो करने का नहीं, आतंकवाद हमको हरा नहीं सकता, हम आतंकवाद को हराएंगे, यही जज्बा अमरनाथ यात्रा में देखने को मिला है और मेरा मानना है कि आगे भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा और आपने सुना कि अमरनाथ यात्रा अब शुरू हो चुकी है और यात्रियों में पहले जैसा ही उत्साह है। पहलगांव की घटना के बाद थोड़ी सी यात्रियों की संख्या में कमी बहुत आई है, लेकिन अभी ये शुरुआती आंकड़े हैं। यात्रा भी 38 दिन तक जारी रहेगी और हो सकता है कि अपने अंतिम पड़ाव तक फिर से ये आंकड़ा पुराने आंकड़े के बराबर ही आ जाए। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमको जरूर बताएं। शो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.